नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और TGT आर्ट का जो आप अभी तक पढ़े हैं डाटा, उस पेपर में आपको बहुत कुछ देखने को मिला और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप चले तो एक टॉपिक आपका पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी शैली आपसे क्वेश्चंस भी परीक्षा में लेके आ जाता है। कितने प्रश्न लाता है? 3-4 प्रश्न, कभी कभी 6-7 प्रश्न। तो डाटा इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, तो पहाड़ी चित्रकला आपको पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। अब मित्रों, पहाड़ी चित्रकला पढ़ें कैसे? तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी शैलियाँ हैं, फिर उप शैलियाँ हैं, सभी के आगे चितेरे हैं, सभी के आगे चित्रकार हैं, सभी में राजा हैं, राजा बढ़िया चित्र बनवाए, तो इन सभी को ध्यान में रखना होता है। तो क्यों ना इनका एक साथ हम लोग जो है तगड़ा सुपर फास्ट रिवीजन कर लें। तो आज की इस क्लास में हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन ही करेंगे। पहाड़ी चित्रकला आपका 1700 ईस्वी से होके 1900 ईस्वी तक रहती है, यानी ये 200 साल में जो कुछ चित्रकला पर विकसित हुआ, जो कुछ विकास हुआ, चाहे वो गुलेर शैली में हुआ हो, चाहे बसोहली में हुआ हो, चाहे चंबा में हुआ हो, चाहे कांगड़ा में हुआ हो, बहुत सारे नाम निकलेंगे। तो इन सभी का हम लोग क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। चाहे मंडी हो, चाहे चंबा हो, चाहे गुलेर हो, चाहे सिख हो, चाहे गढ़वाल शैली हो, इन सभी के बारे में लोग कहते हैं जम्बू नहीं पढ़ाया था, पुच्छ नहीं पढ़ाया था, कश्मीरी कुल्लू नहीं पढ़ाया। तो आज सब कुछ निकल जाएगा, सभी को पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट डाटा है सब देख लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल्स दिया गया है। भारत के हिमालय क्षेत्र की तलहटी में जो राज्य बसे हैं उन्हें पहाड़ी राज्य कहा जाता है। जैसे नाम आए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपके ये तलहटी वाले राज्य हैं, यानी इन्हीं को आप हिमालयी क्षेत्र कहते हैं, उन्हीं को आप पहाड़ी राज्य भी कह देते हैं। पहाड़ी चित्रकला की खोज पूछा जाता है तो मेटकाप महोदय ने कांगड़ा क्षेत्र में किया था। कांगड़ा आपका यही वाला बेल्ट होता है मित्रों, और कांगड़ा में एक बढ़िया चित्रकला भी पनपती है। आप जानते हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाली शैली होती है और उसमें खूब ज़्यादा नाम आते हैं, भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि पहाड़ी चित्रकला की खोज मेटकाफ ने की थी। आगे बढ़ें। कहा जाता है WG आर्चर ने अपनी पुस्तकें इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और एक पुस्तक का नाम क्या है, कांगड़ा पेंटिंग, के द्वारा पहाड़ी कला की विभिन्न शैलियों का विश्लेषण और अध्ययन किया। किसके द्वारा किया गया? WG आर्चर के द्वारा किया गया। किस में लिखे WG आर्चर? अपनी पुस्तकों में लिखे। पुस्तकों का नाम इंडियन पेंटिंग्स ऑफ द जो पंजाब हिल्स है, और दूसरा पुस्तक इनका कांगड़ा पेंटिंग्स है। इनमें इन्होंने अपने लेख लिखे। आगे बात करें, आगे कहा जाएगा पहाड़ी चित्रकला का विकास कैसा हुआ। तो मित्रों, पहाड़ी चित्रकला का जो विकास है, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी से निराश्रित कलाकार पलायन हुए और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना कार्य किया। तो इस टाइप से इसका विकास हो गया। औरंगजेब के आक्रोश से बचने के लिए दिल्ली दरबार के 2 चित्रकार, एक का नाम रामदास और उसका पुत्र है हरदास, ये गढ़वाल में आकर के बस गए। गढ़वाल आप जानते हैं इसी का हिस्सा है, और गढ़वाल शैली भी अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो औरंगजेब के शासनकाल से आया, यानी मुगल से आए थे। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में बसोहली के राजा आते हैं कृपाल पाल, गुलेर के गोवर्धन चंद्र आते हैं और चंबा के उम्मेद सिंह राजा आते हैं। इसके साथ कुल्लू के एक राजा प्रीतम सिंह रहे हैं। ये लोग जो चित्रकार आए, पहाड़ी राज्यों में आए, तो उनको आश्रय दे दिया, अपने यहाँ रहने का स्थान दे दिया और चित्रकारिता करने की छूट दे दी। ये फ़ायदा मिल गया। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो पहाड़ी कला की सर्वप्रथम जानकारी आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक, एक पुस्तक है इनकी राजपूत पेंटिंग्स, जो 1916 में प्रकाशित होती है, इसमें इन्होंने दिया है। और पहाड़ी चित्रकला से संबंधित पुस्तकें खूब पूछी जाती हैं मित्रों, तो आपको याद रखना होगा ये सारी पुस्तकें। राजपूत पेंटिंग्स 1916 की है, AK स्वामी ने लिखी। हिमालयन आर्ट 1931 का है, JC फ्रेंच ने लिखी। कांगड़ा पेंटिंग्स 1952 में लिखी जाती है, WG आर्चर की है। और द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है, ये बहुत अच्छी रचना है। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ये काल खांडला वाला की रचना है। पुस्तकें सब पहाड़ी चित्रकला से हैं, तो इन्हें याद रखने की आवश्यकता है। बाकी WG आर्चर की पुस्तक तो आप जानते हैं, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग। तो बस इतना आप पहाड़ी पुस्तकें याद रखिएगा, पहाड़ी चित्रकारों की पुस्तकें।
अब पहाड़ी चित्रकला को सर्वप्रथम दो भागों में आप बांटेंगे, किसके अकॉर्डिंग? आनंद कोटिच कुमारस्वामी के अकॉर्डिंग। एक तो आपकी उत्तरी चित्रकला होगी, दूसरी आपकी दक्षिणी चित्रकला होगी। पहाड़ी शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो मित्रों खूब पूछा जाएगा। मुगल से चित्रकार आए तो मुगल से बनेगी, दूसरा आपका राजस्थानी लोक कला से। तो मुगलिया प्लस राजस्थानी लोक कला अगर मिलती है तो वो पहाड़ी जन्म देती है। चाहे मुगलिया प्लस हिंदू कहे, राजस्थानी को आप हिंदू कला भी कई जगह लिखा मिलता है, तो आप मुगलिया प्लस हिंदू शैली कहे तब भी आप पहाड़ी शैली ही आंसर्स लगाइएगा। सर्वप्रथम पहाड़ी कला ने किस रूप में जन्म लिया? तो मित्रों आप जानते हैं जो पहाड़ी कला होती है, ये पहाड़ी कला सबसे पहले किस में जन्म लेगी? लोक कला के रूप में जन्म लेगी, लोक कला। उसके बाद ये चित्रकला में जाएगी। तो पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ है? तो आप जानते हैं मुगल प्लस भारतीय शैली का हो, मुगल प्लस हिंदू शैली का हो, या फिर मुगल प्लस राजस्थानी शैली का हो, बात एक ही है। संपूर्ण पहाड़ी चित्रकला का समय हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1700 से 1900 के बीच का डाटा आपका संपूर्ण पहाड़ी चित्रकला यही 200 सालों में भ्रमण करके रह जाती है। और आगे बढ़ें तो गुलेर शैली का नाम आएगा। मित्रों ये गुलेर शैली उपशैली है, आप जानते हैं। पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र माना जाता है आपका गुलेर ही। तो पहाड़ी चित्रकला का पहला केंद्र गुलेर ही होता है, वही गुलेर जिसकी स्थापना हरिचंद करते हैं। एक चित्र आपको हम दिखाते हैं मित्रों, गुलेर शैली का गीत गोविंद का चित्र देख लो। पूछा जाता है गीत गोविंद का चित्रण हुआ, ये है आपका गीत गोविंद का चित्रण। देखो इधर कुछ नारियां हैं आपस में कुछ झुंड बना के, और पीछे कितना बढ़िया दृश्यांकन किया गया है पेड़ों के साथ सब कुछ। तो ये वाला दृश्य आपको कहाँ मिलता है मित्रों? ये आपका गुलेर शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। आगे बढ़ें तो गुलेर की स्थापना किसने की? तो स्थापना आपको याद रखना होगा हरिचंद ने की। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को उच्च स्थान और रूप रंग देने का काम किया गया था। तो गुलेर शैली के द्वारा ही कांगड़ा शैली को थोड़ा सा बढ़िया काम देने का प्रयास किया गया था। तो कांगड़ा का विकास गुलेर शैली के द्वारा ही हुआ। आगे बढ़ेंगे, गुलेर शैली का आश्रयदाता शासक कौन रहा है मित्रों? तो गुलेर शैली का आश्रयदाता जो शासक रहा है, जिसमें खूब ज़्यादा चित्रकार आए बसे रहे, तो गोवर्धन सिंह ने ऐसा काम किया है कि पहाड़ी राज्यों में जो गुलेर शैली बनी, गुलेर शैली में सबसे ज़्यादा चित्रकारों को प्रोत्साहन देना या फिर सबसे ज़्यादा चित्रकारों पे ये बात करना, तो वो सब काम गोवर्धन सिंह का रहा है। आगे बढ़ें, एक दृश्य देखते हैं, हुक्का पीता हुआ नायिका। ये मित्रों गुलेर शैली का बढ़िया दृश्य है, देखिएगा। ये हुक्का पी रही है नायिका, और हुक्का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इधर नायिका है, इधर भी हुक्का जा रहा है, ये आपका बीच में हुक्का रखा हुआ है। तो इधर पाइप से इधर पी रहे हैं, इधर पी रहे हैं, इधर पी रहे हैं। ये सब आपका नायिका वाला दृश्य है, हुक्का पीता हुआ नायिका चित्र जो है गुलेर शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है, याद रखिएगा। गुलेर शैली पे किस शैली का प्रभाव है मित्रों? तो मुगलिया शैली हावी है। गुलेर शैली पे मुगलिया शैली हावी है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहाड़ी चित्रकला है वो पूर्ण रूपेण जो है केवल और केवल इधर उधर के चित्रकार आए तब जाके पहाड़ी शैली आगे बढ़ी। आप जानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रकार आए उसमें आपका जब वहाँ औरंगजेब तंग करना स्टार्ट किया तो वहाँ के चित्रकार भागना स्टार्ट किए, तब जाके काम बना। तो ये मुगलिया शैली की देन है। नैनसुख कहाँ का निवासी था? तो मित्रों नैनसुख जो निवासी रहा है वो गुलेर का ही रहा है। और नैनसुख के बड़े भाई का नाम बताओ? तो नैनसुख के बड़े भाई मनुकू हैं। तो मनुकू नैनसुख ये सब बढ़िया चित्रकार हैं यहाँ के। नैनसुख के कितने पुत्र थे? तो नैनसुख के 4 पुत्र रहे। एक का नाम रांझा, दूसरे का नाम काम, तीसरे का नाम गौड़ और चौथे का नाम निक्का। गौड़ निक्का ज़्यादा किताबों में देखते होंगे, राजा काम का नाम कम आता है, लेकिन राजा काम निक्का गौड़ ये चारों पुत्र नैनसुख के ही हैं। नैनसुख बहुत अच्छा जो है गुलेर शैली का चित्रकार है। नैनसुख के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिव। पंडित शिव जो है ये नैनसुख के फादर थे, यानी निक्का गौड़ रांझा और काम के बाबा जी थे, याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है गुलेर शैली के अधिकांश चित्र किस ग्रंथों की घटनाओं पर आधारित हैं? तो गुलेर शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्र है मित्रों वो महाभारत और रामायण की ग्रंथों पर आधारित हैं। महाभारत और रामायण की ग्रंथों से उद्धृत हैं, उसी से आधारित है। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है नायिका भेद संबंधी चित्र प्रारंभ किया। ये किस शैली में हुआ नायिका भेद का चित्रण? तो नायिका भेद का जो चित्रण हुआ है मित्रों ये गुलेर शैली में हुआ है, जहाँ का नैनसुख बहुत अच्छा चित्रा है। नैनसुख के साथ तो भाई निक्का भी है, उनके पिताजी आप जानते हैं ना, निक्का पिताजी है निक्का। अरे निक्का गौड़ रांझा काम ये नैनसुख के पुत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, गुलेर से चंबा। गुलेर से चंबा कौन चित्रकार आया था? तो गुलेर से चंबा आके बस गया निक्का। निक्का चित्रकार किसका पुत्र था? नैनसुख का पुत्र था। आगे बढ़ेंगे, गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हुए? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्रों की संख्या 14 है, याद रखिएगा। 14 चित्र प्राप्त हुए। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो नैनसुख और मानुकू। नैनसुख और मानुकू, नैनसुख और मानुकू। नैनसुख और मानुकू कहाँ के चित्रकार थे मित्रों? तो आप जानते हैं गुलेर शैली के बढ़िया चित्रकार माने जाते हैं। नैनसुख और मानुकू दोनों भाई भाई हैं।
आगे बात करें गुलेर शैली का रंग विधान कैसा है, तो मित्रों मुगलिया शैली जैसा रंग विधान यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। और गुलेर शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मित्रों गुलेर शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पे थी पूछा जा रहा है, तो गोवर्धन सिंह और दिलीप सिंह के समय ये अपने चरम पे रही है, शीर्ष पे रही। आगे बढ़ें तो गुलेर शैली के चित्रों का विषय था मित्रों रामायण पे इन्होंने चित्रकारी की, महाभारत पे चित्रकारी की, नायिका भेद पे चित्रकारी की और व्यक्ति चित्रण पे काम किया। तो ये 4 विषयों पे खूब बढ़िया से प्रमुखता से काम किया है गुलेर शैली के कलाकारों ने, रामायण, महाभारत, नायिका भेद और व्यक्ति चित्र। आगे बढ़ें, आगे कहा जाएगा गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्ष का चित्रकारी कौन सी शैली में हुआ, तो गोल पहाड़ी और कदली वृक्ष का जो अंकन है मित्रों ये गुलेर शैली में ही हुआ है, आपको याद रखना होगा। वही गुलेर शैली जहाँ पे मानकू हैं, वहीं जहाँ पे आपके नैनसुख बढ़िया चित्रकार हैं वहीं का है। आगे बढ़ेंगे, आगे पॉइंट आता है, कहा जा रहा है कला देवी का चित्र मिला है। कला देवी का चित्र गुलेर शैली में ही मिला है मित्रों। और कला देवी के हाथ कितने हैं, तो 15 हाथों को दर्शाया गया है, जो गुलेर शैली में बढ़िया चित्र माना जाता है कला देवी का। आगे पूछा जाए तो आगे कहा जाता है कला देवी चित्र में कितने चित्रकारों के नाम मिलते हैं, तो 15 चित्रकारों के नाम कला देवी वाले चित्र में देखने को मिल जाते हैं। और सिकरे के साथ महिला पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी शैली का है, तो सिकरे के साथ महिला वाला जो चित्र है मित्रों ये भी आपका गुलेर शैली का एक बढ़िया चित्र माना जाता है। समझते हुए चलिएगा, हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस रूप में दिखाई देती है, तो कांगड़ा जैसी आ जाती है, क्योंकि कांगड़ा का विकास गुलेर से ही हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं कि गुलेर अपने अंतिम समय में जो पहुंचती है, अंतिम चरण में पहुंचती है, तो कांगड़ा के रूप में हो जाती है। इस टाइप से गुलेर के बारे में आपने देखा, जो गुलेर पहाड़ी चित्रकला का पहला केंद्र माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, बसोहली शैली के बारे में देखेंगे। बसोहली किस नदी की घाटी में स्थित है, तो रावी नदी की घाटी में बसोहली पूर्ण रूप में स्थित है। वर्तमान में बसोहली जो है ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, तो जसरौठा जिले में आपको बसोहली देखने को मिल जाएगा। वही बसोहली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, याद रखिएगा। बसोहली किस राज्य के अंतर्गत, तो अभी जस्ट आपने देखा जम्मू कश्मीर के जसरौठा जिले में आता है। पहाड़ी चित्रकला में कौन चित्रकला प्राचीन है, तो मित्रों पहाड़ी चित्रकला में जो प्राचीन है वो बसोहली ही चित्रकला प्राचीन है। और बसोहली चित्रकला की खोज किसने की, तो जेसी फ्रेंच का नाम लगाइएगा, जेसी फ्रेंच का नाम खोज के लिए लगाइएगा। जबकि पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी, तो मेटकाफ आपने कहा था। आगे बसोहली का संस्थापक माना जाता है, तो भूतपाल होते हैं। बसोहली का संस्थापक भूतपाल, गुलेर का संस्थापक हरिचंद है, याद ना, दिमाग में बैठा हुआ है। तो गुलेर का संस्थापक हरिचंद्र और भूतपाल जो है बसोहली का संस्थापक। आगे बढ़ें, बसोहली का विद्वान और कला प्रेमी शासक कौन रहा, तो ये कृपाल पाल जी रहे। विद्वान भी रहे हों, कला प्रेमी शासक रहे हों, कृपाल पाल जी। आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है बसोहली शैली में चित्रित प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो रसमंजरी जो है ये बसोहली शैली की चित्रित पहली पुस्तक मानी जाती है। बसोहली शैली में रसमंजरी का चित्रण किया गया था, तो देवीदास ने किया है और पहली चित्रण पुस्तक माना जाता है। तो आप जानते हैं रसमंजरी का चित्रण किसने किया, देवीदास ने किया। आगे बढ़ें, बसोहली चित्रों का मुख्य विशेषता क्या रहा मित्रों, तो चक्षु चित्रण यानी आँखों का चित्रण, चक्षु चित्रण बहुत बढ़िया से रहा है, याद रखिएगा। आगे बसोहली कला का सर्वोत्तम विकास हुआ है, तो कृपाल पाल के समय सबसे ज़्यादा बसोहली आगे बढ़ी। बसोहली कला का संरक्षक और प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो संरक्षक मतलब उसे संरक्षण देना, कोई नुकसान न कर पाए, और प्रवर्तक मतलब जो आगे बढ़ाने का काम करता रहे मित्रों। तो ये कृपाल पाल के समय ही हुआ, इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा विकास भी बसोहली का इन्हीं के समय हुआ। बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है मित्रों। बसोहली का संसार चंद्र किसे कहा जाता है, तो ये कृपाल पाल को कहा जाता है, उपनाम है ये, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो और बसोहली के बारे में देखेंगे कि बसोहली में चित्रित रसमंजरी का चित्रण किस संग्रहालय में रखा हुआ है। आपने देखा था मित्रों कि बसोहली में जो पहली रचना आपकी बताई जाती थी वो कौन सी बताई गई, रसमंजरी बताई गई, जिसको देवीदास ने बनाया था। वो भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत भवन ना लिखो, भारत कला भवन लिखो। भारत भवन तो आपका भोपाल में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, याद रखिएगा। आगे कहा जाए तो बसोहली में शीश महल और रंग महल का निर्माण कराया था, तो मेदिनी पाल के द्वारा करवाया गया था। बसोहली में शीश महल और रंग महल मेदिनी पाल के द्वारा बनवाया गया। जम्बू शैली का विकसित रूप है, तो जम्बू शैली का विकसित रूप बसोहली शैली ही मानी जाती है, याद रखिएगा। और बसोहली शैली के अधिकांश चित्र किस पे आधारित होते हैं, तो बसोहली शैली के ज़्यादातर जो चित्र होते हैं मित्रों नायिका भेद पे आधारित होते हैं, बताया गया। आगे बढ़ें, बसोहली शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा मित्रों, या किस पे आधारित रहा, तो आप जानते हैं मुख्य विषय लोक कला और इसके साथ साहित्य पे काम किया है। तो बसोहली शैली लोक कला और साहित्य पे आधारित रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो याद रखने की आवश्यकता भी पड़ती है।
1730 ईस्वी में बना गिरि गोवर्धन चित्र किस शैली का है? तो गिरि गोवर्धन वाला चित्र बसोहली शैली का ही है, 1730 की रचना है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो मित्रों वैष्णव धर्म के दर्शन आपको बसोहली के चित्रों में देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है बसोहली में शीश महल पर भित्ति चित्र किसने बनवाया था? तो शीश महल पे जो भित्तीय रचना बनवाई गई मित्रों, वो भित्ति चित्र महेंद्र पाल के द्वारा बनवाया गया, जो बसोहली का शीश महल है, अच्छा शीश महल माना जाता था, तो उसके भित्तियों का काम महेंद्र पाल का रहा है। आगे, किस शैली में पशुओं को दुबला पतला चित्रित किया गया? तो कौन सी शैली है जिसमें पशु बहुत दुबले पतले हैं? तो मित्रों बसोहली शैली में ही पशुओं को थोड़ा दुबला पतला दर्शाया गया है। और बसोहली शैली का सौंदर्य किस में दिखाई देता है? तो रंगों की सुंदरता में इसका सौंदर्य है, याद रखिएगा, रंगों की सुंदरता में बसोहली का सौंदर्य झलकता है। और आगे बढ़ेंगे तो बसोहली को पहाड़ों का 7 आश्चर्य कहा। मित्रों बसोहली को पहाड़ों का 7 आश्चर्य किसने कहा था? जेसी फ्रेंच ने कहा था। हो सकता कथन पूछ लिया जाए, आपको याद रखने की आवश्यकता है। बसोहली के सौंदर्य का सर्वप्रथम पहचान किसने किया? तो बसोहली के सौंदर्य जिसमें बहुत बढ़िया रंगों की सुंदरता है, उसका पहचान अजीत घोष के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अजीत घोष ने सबसे पहले खोजा रंगों का सौंदर्य, यानी बढ़िया बताया। आगे बताएं, उखल बंधन वाला दृश्य खूब पूछा जाता है। उखल बंधन चित्र किस शैली का है? तो ये बसोहली शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। उखल बंधन आपका बसोहली शैली का है, जबकि कमला देवी वाला चित्र आपने गुलेर शैली भी पढ़ा था। शिखर के साथ महिला आपने गुलेर शैली पढ़ा था। आप ये तो जानते हैं कि गुलेर शैली ही लास्ट में कांगड़ा में परिवर्तित होती है। आगे बढ़ेंगे, बसोहली के चित्रकारों में नायिकाओं का चित्रण किस रंग में किया गया? तो जो नायिकाएं बनाई गई यानी नारियां बनाई गई वो बादामी रंगों में बनाई गई, बादामी कलर में बनाई गई। आगे, बसोहली का चित्र माखन चोर किस संग्रहालय में है मित्रों? तो एनसी मेहता संग्रहालय में माखन चोर वाला चित्र है। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे जाते हैं तो कहा जाता है मित्रों नैनसुख कहाँ के बसोहली आया? नैनसुख कहाँ से बसोहली आया था मित्रों? जम्मू से आया था, बलवंत सिंह के यहाँ से आया था। आगे, गिरि गोवर्धन किस शैली का चित्र है? तो गिरि गोवर्धन आपका बसोहली शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। और बसोहली शैली में किस रंग की प्रधानता है मित्रों? तो लाल रंग ज़्यादा देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा, लाल रंग ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है बसोहली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? मित्रों देखिएगा, बसोहली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया, स्वकीय, प्रक्रिया और सामान्य। स्वकीय, प्रक्रिया और सामान्य नारियों के बारे में इन्होंने बताया है। बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्रण किया था तो मानकू के द्वारा किया गया था, वही मानकू जो नैनसुख का बड़ा भाई था, और गुलेर शैली में भी बढ़िया चितेरा था। आगे बात करेंगे, कहा जाता है बसोहली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों लाल रंग चटक रंग होता है, इसलिए चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। और आगे बढ़ें, कहा जाता है दुबली पतली गायों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो बसोहली शैली में हुआ। बसोहली शैली में किस पशु का चित्रण ज़्यादा हुआ है? तो ढोरो पशु, ढोरो पशु मतलब गाय, तो गाय का चित्रण ज़्यादा हुआ है और दुबली पतली अवस्था में दर्शाने का काम किया गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है विष्णु तथा उनके 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो विष्णु और उनके 10 अवतार जो दर्शाए गए वो बसोहली शैली में दर्शाए गए, वही जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, जहाँ पे साहित्य से सबसे ज़्यादा चित्र बनते हैं मित्रों, तो उसी शैली में हुआ है। ये तो बात आपकी बसोहली की कंप्लीट होती है। वही बसोहली जो रावी नदी के किनारे होती है और जो सरौठा जिला जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये तो काम आपका बसोहली का रहा। वही जेसी फ्रेंच जिसे खोजते हैं, भूतपाल जिसके संस्थापक होते हैं, और कृपाल पाल सबसे बढ़िया प्रेमी शासक होते हैं। ये बात बसोहली की हो गई। अब बसोहली कंप्लीट करने के बाद कांगड़ा पढ़ेंगे मित्रों। कांगड़ा शैली की बात होती है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख शैलियाँ हैं कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, नूरपुर, इन सभी को भी पढ़ते हैं। कांगड़ा किस प्रदेश में पड़ता है? तो ये हिमाचल में पड़ता है। बसोहली कहाँ पड़ता था? बसोहली आपने जसरोठा जिला देखा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता था। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो मित्रों कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो नगरकोट था, याद रखिएगा, नगरकोट। कांगड़ा में किस राजवंश का शासक रहा है? तो कटोच राजवंश यहाँ काम किए हैं। और संपूर्ण पहाड़ी चित्रकला के इतिहास में किस शैली की सर्वोच्च उपलब्धि रही है? तो मित्रों पहाड़ी चित्रकला में संपूर्ण राज्य में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उपलब्धि रही वो कांगड़ा शैली की ही रही है। कांगड़ा शैली ज़्यादा आगे रही है। आगे बढ़ें, कांगड़ा शैली के लिए और कुछ देखते हैं। कांगड़ा शैली का एक दृश्य बढ़िया दिखाते हैं। देवी कात्यायन की पूजा करते ग्वालिन लोग देवी कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। ये वाला दृश्य देख लो, यही है, ठीक है। इधर देखो ये सब देवियाँ खड़ी हैं, इधर आपकी ये सब देवियाँ खड़ी हैं, इधर कात्यायनी माँ है, इधर पूजा कर रही हैं सब, ऐसा इधर भी दर्शाया गया ऐसे ही। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है मित्रों कांगड़ा के इतिहास में कब से कब तक का समय स्वर्णकाल माना जाता है? तो 1786 से 1805। ये सन एक बार पूछा गया है, स्टार लगाइएगा, प्रैक्टिस पेपर में आपको देखने को मिला होगा। कांगड़ा के इतिहास का स्वर्णकाल क्या होता है? तो 1786 1805 का होता है मित्रों। और कांगड़ा की जो
राजगद्दी होती है वो संसार चंद्र गद्दी पे कब बैठते हैं तो 1775 में बैठते हैं, याद रखिएगा 1775 में संसार चंद्र कांगड़ा की गद्दी पे बैठ जाते हैं। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बताओ। तो चित्रकारों का प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा मित्रों, गुलेर और नूरपुर रहा, उसके साथ तीरा सुजानपुर में भी चित्रकार काम किए। तो नूरपुर, गुलेर और तीरा सुजानपुर ये कांगड़ा चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो कांगड़ा में गगनचुम्बी तथा दुर्गा विहार का निर्माण कराया। कांगड़ा में गगनचुम्बी और दुर्गा विहार का निर्माण किसने करवाया था तो घमंड चंद के द्वारा करवाया गया। और तीरा सुजानपुर नगर बसाया गया था तो घमंड चंद के द्वारा ही बसाया गया था। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है संसार चंद्र का शासनकाल था। तो संसार चंद्र के शासनकाल की जब बात आती है तो 1775 और 1823 का सन आता है, यानी 49 साल संसार चंद्र बढ़िया से शासन किए। संसार चंद्र के पिता का नाम क्या था मित्रों तो तेगचंद इनके पिता का नाम रहा है, याद रखिएगा तेगचंद संसार चंद्र के फादर होते हैं। एक दृश्य और देखिएगा, राधा कृष्ण को सजाते हुए, कांगड़ा शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। राधा कृष्ण को सजा रही हैं, राधा कृष्ण को सजा रही हैं, राधा कृष्ण को सजा रही हैं या कृष्ण राधा को सजा रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, लीलाधर हैं और ये राधा जी हैं, तो ये इन्हें सजा रहे हैं ना, तो हाँ कृष्ण राधा को सजा रहे हैं, याद रखिएगा। बढ़िया दृश्य है, कांगड़ा शैली का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है कि शासकों कला प्रेमी होना पहाड़ी चित्रकला के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में प्रमुख माना गया है। मित्रों आप जानते हैं कला प्रेमी होना फेमस है संसार चंद्र का नाम, इसलिए संसार चंद्र से तुलना अभी आपने देखा होगा की गई थी। किसको, बसोहली में संसार चंद्र किसे कहा जाता है तो कृपाल पाल को इसीलिए कहा गया था। तो संसार चंद्र थोड़ा फेमस नाम होता है मित्रों, और कांगड़ा को आगे ले जाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे बात करते हैं कांगड़ा का कौन सा शासक चित्रकला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ था मित्रों। तो संगीत में भी बहुत अच्छा रुचि रखता था, साहित्य में भी बहुत अच्छा रुचि रखता था और चित्र तो बहुत बढ़िया पहचानता था। ऐसा काम संसार चंद्र का ही रहा है। संसार चंद्र ऐसा काम करने में बहुत आगे रहे। एक दृश्य ये देख लो मित्रों, ये है भगवान श्री कृष्ण राधा के पाँव में क्या लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। ये वाला दृश्य कहाँ का है, कांगड़ा का है। ये भगवान लीलाधर हैं, इधर राधा रानी बैठी हुई हैं, इनके पाँव में रंग लगा रहे हैं कौन, भगवान लीलाधर यानी भगवान श्री कृष्ण। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे जो पॉइंट्स दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि संसार चंद्र किस धर्म का अनुयायी था। तो मित्रों जब सदैव वो धर्म पे बात करते हैं यानी वैष्णव धर्म, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे हैं, याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट कहा गया संसार चंद्र ने निम्नलिखित पुस्तकों चित्रित करवाया, जैसे कवि प्रिया का बात है, गीत गोविंद का बात है, बिहारी सत्सई का बात है, भागवत पुराण की बात है, रामायण, अमीर हट, नल दमयंती, शिव पार्वती। तो इन सब का चित्रण इन्होंने करवाया है। किसने करवाया है, संसार चंद्र ने करवाया है। किस किस पुस्तकों का, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, भागवत पुराण, रामायण, शिव पार्वती, नल दमयंती, अमीर हट, इन सभी पुस्तकों का चित्रण का कार्य इन्होंने करवाया। आगे बात करें, आगे कहा जाता है मित्रों मोरक्राफ्ट। क्या, मोरक्राफ्ट 1820 में कांगड़ा किसके समय आया था तो ये संसार चंद्र का शासनकाल था, उसी टाइम जो है मोरक्राफ्ट कांगड़ा आते हैं। मोरक्राफ्ट संसार चंद्र ने किस जगह पे भेंट किया था तो ये आलमपुर में इन्होंने भेंट किया था संसार चंद्र से। आलमपुर में मोरक्राफ्ट संसार चंद्र से मिला है। किसने कहा कि राजा संसार चंद्र के दरबार में कोई चित्रकार काम कर रहे थे। किसने कहा कि राजा संसार चंद्र के दरबार में कई चित्रकार काम कर रहे थे तो ऐसा कथन मोरक्राफ्ट का ही रहा है। और आगे बढ़ें तो मोरक्राफ्ट ने कांगड़ा के कितने चित्रों का उल्लेख किया है तो 2 चित्रों के बारे में बताया, एक तो सिकंदर बहान का चित्र और दूसरा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए। ये दोनों चित्रों के बारे में मोरक्राफ्ट ने उल्लेख किया कि कांगड़ा में ऐसा चित्र हमने देखा है। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाता है मित्रों नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। नर्मदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है मित्रों उसको बनवाने का काम भी संसार चंद्र का ही रहा है, क्योंकि वैष्णव धर्म का बहुत अच्छा जो है राजा रहा है। और नर्मदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अपनी पत्नी सुकेत वाली महारानी के सुंदर चित्र किसने बनवाए तो सुकेत वाली महारानी को संसार चंद्र ने ही नर्मदेश्वर मंदिर के दीवार पे उकेरवाया था, यानी भित्ति रचना बनवाई थी। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली की एक नई क्रांति, कांगड़ा शैली को एक नई क्रांति किसने दिया तो वो संसार चंद्र के द्वारा ही दिया गया। और संसार चंद्र की मृत्यु कब होती है तो 1823 में दुखद मृत्यु हो जाती है। कांगड़ा शैली किसके समय स्वर्ण काल पे रही है तो संसार चंद्र के समय पे ही अपने स्वर्ण काल पे रही है। और इसके साथ एक दृश्य और आपको हम बताते हैं, देखिएगा हातिम। हातिम किसे कहा जाता था तो हातिम नाम होता था संसार चंद्र का ही, संसार चंद्र हातिम के नाम से भी जाने जाते हैं। और कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताओ तो भावपूर्ण रेखांकन बहुत अच्छी विशेषता कांगड़ा शैली की रही है, भावपूर्ण रेखांकन।
एक दृश्य दर्शाते हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और अगल बगल आपकी गाय हैं, आपके देखो इधर नन्हे नन्हे गाय हैं, इधर इनके साथी हैं, ये सब खड़े हुए हैं और भगवान लीलाधर अपना बांसुरी बजा रहे हैं। राधा रानी साथ में हैं, इनके ग्वाले साथ में हैं। ऐसा दृश्य भी कांगड़ा शैली का बढ़िया दृश्य माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है कांगड़ा के चित्रों की तुलना किस बैलेड कविता से की जाती है? तो लॉरेंस विवियन की कविता से, लॉरेंस विवियन की कविता से कांगड़ा के चित्रों की तुलना की जाती है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है कांगड़ा शैली किसका विकसित रूप मानी जाती है? तो कांगड़ा शैली जो विकसित रूप है मित्रों वो है गुलेर शैली का। ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब गुलेर शैली अपने लास्ट पे पहुंची, चरम पे पहुंची, तो फिर वो कांगड़ा में परिवर्तित हो जाती है। तो कांगड़ा में पंजाब की लोक कलाओं पर आधारित किन ग्रंथों का चित्रण किया गया? तो हीर रांझा का चित्रण हुआ है, सोनी माहीवाल का चित्रण हुआ और मिर्जा साहेवाल का चित्रण भी कांगड़ा में हुआ है। तो ये पंजाब की लोक कलाएँ हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है राग रागनी के अंतर्गत विरहिणी और बसंत राग का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? राग रागनी के अंतर्गत बिरहणी और वसंत राग का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नाम कांगड़ा शैली का ही आएगा। ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है कि कांगड़ा शैली में नायिका भेद के अंतर्गत कितने प्रकार की नायिकाओं का प्रयोग किया गया? तो स्वकीया, परिक्रिया और सामान्य नारी के बारे में बताया गया, यानी सामान्य नायिकाओं के बारे में बताया गया है। मित्रों आगे बात करते हैं, तो आगे कहा जाता है स्वकीया, परिक्रिया और सामान्य नायिकाओं की कितनी अवस्थाएँ बताई गई? तो टोटल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाओं का चित्रण किया गया है मित्रों? तो आप जानते हैं स्वाधीनता पतिका इसका उल्लेख हुआ है, दूसरा उत्कंठिका नायिका इसका हुआ है, तीसरा आपका वाक सज्जा नायिका और चौथा आपका खंडिता नायिका है, जबकि पांचवा आपका प्रेषित पतिका नायिका है, जबकि छठवां आपका विप्लवधा नायिका के बारे में बताया गया और सातवां आपका अभिसार नायिका और आठवां आपका अभिसंधिका नायिका के बारे में बात की गई। यही 8 अवस्थाएं हैं जो स्वकीय, परिक्रिया और सामान्य नारियों की बताई जाती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है कांगड़ा शैली में नायिका की किस अवस्था का चित्रण सबसे अधिक किया गया? तो अभिसारी नायिका है जिसका चित्रण कांगड़ा में मैक्सिमम किया गया, सबसे ज़्यादा किया गया है। कांगड़ा की रंग योजना कैसी रही? तो मित्रों मुगलिया शैली जैसी रही है। मुगलिया शैली आप जानते हैं चटकोली रंग योजना के लिए जानी जाती है, इसलिए यहाँ पर भी लाल रंग की प्रधानता होगी। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा? तो प्रेम रहा है, प्रेम को ज़्यादा दर्शाने का काम किए। संसार चंद्र की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपीय कौन थे मित्रों? तो इनकी सेवा में ओब्रिया और इसके साथ जेम्स रहा करते थे। किसके सेवा में? संसार चंद्र की सेवा में। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में बना? तो कांगड़ा शैली का ही है। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसे चित्रित किया है? तो परखू के द्वारा चित्र किया गया है। परखू ने रसिक प्रिया और भागवत पुराण का चित्रण कांगड़ा शैली में किया है। आगे बात करते हैं मित्रों, पूछा जाता है कांगड़ा में किन 2 चित्रकारों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो एक तो फुत्तू, दूसरा आपका कुशनलाल। कुशनलाल और फुत्तू कांगड़ा शैली के अच्छे और उत्कृष्ट चितेरे माने जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम बहुत बढ़िया से लिया जाता है। और ये दोनों के दोनों किसके पुत्र हैं मित्रों? दोनों के दोनों नहीं, धूमन के फुत्तू और परखू 2 पुत्र थे। फुत्तू और परखू, फुत्तू और परखू ये दोनों के दोनों किनके चित्र थे? तो ये धूमन के चित्र थे, याद रखिएगा। अभी आपने देखा था कि किसका कांगड़ा का भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया था? तो यही परखू के द्वारा किया गया था, परखू के द्वारा। ठीक है, तो ये धूमन का पुत्र था परखू और फुत्तू। रंगीन रेखाओं की कला किसे कहा जाता है? तो कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहा जाता है प्रेमी के आगमन का संदेश देता कौवा का चित्रण किस शैली में किया गया? प्रेमी के आगमन का संदेश देता कौवा का चित्रण कांगड़ा शैली में ही किया गया है। कांगड़ा किन 2 शैलियों से बनी हुई है मित्रों? तो राजस्थानी और मुगलिया के मिश्रण से कांगड़ा बनती है। और संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री से किया गया? तो मूर क्राफ्ट से किया गया है, याद रखिएगा। कांगड़ा में जो संसार चंद्र जी प्रेम करते थे कला को, उसकी चर्चा जो है किसने की? तो मूर क्राफ्ट के द्वारा की जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है मित्रों। कहा जा रहा है संसार चंद्र को किस कलाओं से अत्यधिक प्रेम था? तो ललित कलाओं से इनको प्रेम थोड़ा ज़्यादा रहा है, याद रखिएगा। संसार चंद्र कितनी अवस्था में गद्दी पे बैठते हैं? तो 10 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे संसार चंद्र बैठ जाते हैं, 10 वर्ष की अवस्था में। सजनू किस चित्रण में निपुण था? भित्तीय चित्रण के लिए सजनू जाना जाता है। सजनू भित्तीय चित्रण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। धूमन के 2 पुत्र फरखू और फुत्तू। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज़ पर बने? मित्रों आप जानते हैं कांगड़ा शैली में जो चित्रण बना कागज़ पर बना, और जो कागज़ बना
भूरे सियालकोटी का कागज़ आता था। भूरे सियालकोटी के कागज़ पे कांगड़ा शैली में खूब ज़्यादा चित्रकारी हुई है, याद रखिएगा। कांगड़ा शैली के चेहरे अगर पूछे जाएं कितने चश्म के हैं, तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता कांगड़ा शैली में देखने को मिली है। और परखू को संसार चंद्र के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार किसने बताया, तो बेडन पाविल के द्वारा ऐसा कहा गया कि परखू जो है संसार चंद्र का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कला प्रेमी शासक के साथ साथ एक परखू के साथ संसार चंद्र सबसे बढ़िया चित्रकार भी रखा है, यानी परखू संसार चंद्र के दरबार के सबसे बढ़िया चित्रकार माने जाते हैं बेडन पाविल के अनुसार। आगे कहा जाता है कांगड़ा शैली का चित्र जो है वो रंगीन बसंती किसके आगमन की सूचना देता है। तो मित्रों कांगड़ा शैली का एक चित्र है रंगीन बसंती या फिर रंगीनी बसंती। तो रंगीनी बसंती की जब भी बात आए तो वो बसंत के आने की सूचना दे देता है कि बसंत आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया। इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग कांगड़ा शैली में हुआ है। चटक रेखाओं का प्रयोग भी कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है। रेखाओं की लयात्मकता और गतिशीलता की शैली की विशेषता बताई जाती है, तो ये कांगड़ा शैली की ही विशेषता बताई जाती है। और आगे देखेंगे तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात आएगी, उसमें नैनसुख का नाम आएगा, परखू का नाम आएगा, फुत्तू का नाम आएगा, सजनू का नाम आएगा, धूमन का नाम आएगा, मनकू का नाम आएगा, कुशन लाल और शिवराम का भी नाम आता है। ये सब कांगड़ा शैली के बढ़िया बढ़िया चितहरे बताए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चंबा शैली आएगी। मित्रों चंबा शैली के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगली बार चंबा नहीं पढ़ाया गया था। चंबा का एक दृश्य देख लो, यशोदा के साथ कृष्ण, ये यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण है। देख पा रहे हैं आप लोग, नहीं देख पाए? इधर माँ यशोदा, इधर भगवान श्री कृष्ण लीलाधर, इधर भी दृश्य है, इधर भी दृश्य है। तो ये सब दृश्य आपका है और ये आपका जो है ये चंबा शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। अब चंबा की बात कर लेते हैं मित्रों। तो चंबा राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हो जाती है, ये याद रखिएगा। और चंबा चंबा चंबा, तो चंबा किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चंबा आता है। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ था। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ से सीएम है और अभी त्राहिमाम चल रहा था क्योंकि बारिश के प्रकोप से झेल रहा था। आगे बात करेंगे। आगे कहा जाता है चंबा किस पर्वत शिखर के मध्य अवस्थित है मित्रों? तो उतंग पर्वतमाला के बीच चंबा आपका स्थित होता है। चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो प्रसिद्धि रूमालों के लिए है। चंबा रूमाल पेंटिंग के लिए बहुत बढ़िया जाना जाता है। चंबा का कला प्रेमी शासक कौन रहा? तो उम्मेद सिंह रहे। नाम कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा? निक्का रहा मित्रों। निक्का कहाँ का? चंबा का बढ़िया चित्रकार रहा है। चंबा का चित्रकार निक्का रहा है। निक्का 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 आप जानते हैं। निक्का के फादर का नाम नैनसुख। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है गुलेर से चंबा कौन सा चित्रकार आके बसा था? तो गुलेर से चंबा आया था निक्का ही। अक्खड़ चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? तो अक्खड़ चंडी महल की जो आधारशिला रखी गई वो उम्मेद सिंह के द्वारा ही रखी गई, याद रखिएगा। रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो रंग महल को बनवाने का काम उम्मेद सिंह का ही रहा है। इसके साथ साथ मित्रों चंबा का नामकरण किस साहिलवर्धन राजा की पुत्री के नाम पर पड़ा था? मित्रों साहिलवर्धन राजा हैं चंबावती, और चंदावती के नाम पे पड़ा है, ठीक है। चंबावती किसकी पुत्री हैं? साहिलवर्धन के राजा। तो इनके नाम पे चंबावती के नाम पे चंबा नाम पड़ता है, याद रखिएगा। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किस संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली जो है इसमें इसके भित्ति चित्रों को स्थानांतरित करने का काम किया गया है। और चंबा में रूमालों पर कौन सी कला दिखाई जाती है मित्रों? तो कसीदाकारी जो होता है वो चंबा में रूमालों पर खूब बढ़िया किया जाता है। तो ये कला आपको देखने को मिल जाती है। रूमालों का काम चंबा में कब से आरंभ हुआ? तो 1782 से 1828 तक चंबा में रूमालों पर काम खूब बढ़िया हुआ है। चंबा को प्रोत्साहन किस राजा ने दिया है? तो राज सिंह के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। चंबा कलम का उदय कब माना जाता है? आपसे पूछा जाता है। तो चंबा कलम जब उदय होती है तो 17वीं सदी लग जाता है, याद रखिएगा। चंबा के किस कलाकार का घर चित्रित किया गया? तो चंबा के किस चित्रकार का घर चित्रित किया गया? तो मंगलू और दुर्गा का जो है दृश्य दर्शाने का काम किया गया है। उनका घर भी चित्रित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। तो चंबा शैली के भित्ति चित्रों को प्रकाश में लाने का काम किस तरह? तो चंबा शैली में जो भित्ति रचना हुई है उसको एनसी मेहता ने प्रकाश में लाया, याद रखिएगा। एनसी मेहता। खेलते हुए श्री कृष्ण का चित्र जो है चंबा शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। आप देख सकते हैं खेलता हुआ कृष्ण का चित्र ये है और चंबा शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे कहा जाता है चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र बनाए गए हैं? तो चंबा के रंग महल में 134 चित्र बनाए गए हैं। 134 याद रखिएगा। पैनल पे कितने चित्र हैं? 134। आगे बढ़ें। आगे कहा जाता है चंबा शैली का आरंभ किसके समय हुआ? तो उदय सिंह के समय इसका आरंभ होता है, उदय सिंह के समय। और चंबा में मानव आकृतियाँ प्रायः कैसी बनाई गई? तो खड़ी हुई मानव आकृतियों को दर्शाने का काम चंबा में किया गया है।
और आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने किया? तो JPH बोक के द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? JPH बोक के द्वारा की जाती है। चंबा में रामायण पर आधारित चित्र किसने बनाया? तो रामायण पर आधारित चित्र तारा सिंह के द्वारा बनाया गया। तारा सिंह के द्वारा बनाया गया। चंबा में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो 17वीं सदी से आपको चंबा थोड़ी सी विकसित रूप में देखने को मिल जाती है। और आगे बढ़ें तो चंबा शैली का विषय पूछा जा रहा है, क्या रहा है मित्रों? तो आप जानते हैं पूरी पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा दृश्यण इसी पे हुआ है, वो कृष्ण लीला चंबा का भी चित्रण विषय रहा। चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो रूप चित्र और पौराणिक चित्र, इस 2 टाइप्स के चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। तो रूप चित्र और पौराणिक चित्रों पे खूब ज़्यादा काम चंबा में हुआ है। रुमालों पे जो चित्रकारी हुई है आप जानते हैं। चंबा शैली किसके समय अपने स्वर्णकाल पे रही है? तो चढ़त सिंह जब यहाँ के राजा थे तब चंबा अपना शीर्षकाल दिख रहे थे। तो चा से चंबा, चा से चढ़त। जो चंबा शैली अपने स्वर्णकाल पे चढ़त सिंह के समय रही है, याद रखिएगा। चंबा शैली का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था मित्रों? तो वंशीधर और कृष्ण जो है ये दोनों चंबा शैली के बढ़िया वाले चित्रकार माने जाते हैं, वंशीधर और कृष्ण, याद रखिएगा। आगे नैनसुख किस शैली के चित्र बनाने में प्रसिद्ध थे? तो नैनसुख मुगल वंश का बढ़िया सा चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं? तो भूरी संग्रहालय चंबा और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, इन दोनों जगह आपको चंबा के ज़्यादा चित्र देखने को मिल जाते हैं। चंबा की चित्रकला किससे प्रेरणा पाकर के फली फूली आगे बढ़ी? तो चंबा की चित्रकला भी लोक कला से प्रेरणा पाकर के फूली फली और आगे बढ़ी, यानी इससे काम हुआ। आगे कहा जाता है चमन लाल मेहता हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर कब नियुक्त किए गए थे? तो 1939 में, यानी 1939 में चीफ कमिश्नर बनते हैं चमन लाल मेहता जी। चंबा के रंग महल के भित्ति चित्र किसने बनवाए थे मित्रों? तो दुर्गा और तारा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। दुर्गा और तारा सिंह ने चंबा के रंग महल में भित्ति रचना करवाई थी। चंबा शैली पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों? तो चंबा शैली जो प्रभावित रही है वो गुलेर और बसोहली से प्रभावित रही है। गुलेर और बसोहली से ज़्यादा प्रभावित रही। वही गुलेर जिसकी बात होती है कि सबसे पहला केंद्र माना जाता है पहाड़ी का, वही गुलेर जिसकी स्थापना हरिचंद करते हैं। एक दृश्य दर्शाते हैं आपको मित्रों, और ये दृश्य है राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ। देखो बढ़िया महल है, राजा राज सिंह है, इनकी रानी है, इधर राज सिंह इधर रानी, इधर राज सिंह इधर रानी, और ये सब इनकी दासियाँ दर्शाई गई हैं ना बढ़िया रंग महल के पीछे। तो ये दृश्य आपका चंबा शैली का है, याद रखिएगा। थोड़ा देखते हैं चंबा शैली में भित्तीय चित्रण किन महलों और मंदिरों में हुए? तो मित्रों चंबा शैली में जो चित्रण हुआ भित्ती का वो कौन से में हुआ? रंग महल में हुआ। और रंग महल के साथ साथ आपका दृश्य आएगा, उसमें आपका नाम आता है कि अखंड चांडी महल में हुआ, अखंड चांडी महल में हुआ। इसके साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ, और देवी कोठी इसके साथ शक्ति मंदिर में भी आपको भित्तीय रचना देखने को मिल जाती है। तो मित्रों अखंड आर्चील महल, रंग महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी कोठी और उसके साथ शक्ति मंदिर में जो है चंबा शैली का चित्रण हुआ है, भित्तीय रचना हुई है। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाएगा चंबा के 2 प्राचीन मंदिर कौन थे? तो चंबा के जो 2 प्राचीन मंदिर रहे हैं मित्रों, दोनों प्राचीन मंदिरों की बात हो तो श्री हरिहर नाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये दोनों प्राचीन मंदिर चंबा के रहे हैं। हरिहर नाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर दोनों चंबा के प्राचीन मंदिरों में रहे हैं। चंबा में 2 चित्रकार वंश कार्य करते थे। तो एक तो आपका वंशीधर कार्य करता था, दूसरा कृष्ण का वंश कार्य करता था। एक तो वंशीधर करते थे, दूसरा कृष्ण का वंश करता था। तो चंबा में ये दोनों चित्रकार के काम में आए। कला की घाटी कहा जाता है। कला की घाटी किसे कहते हैं? चंबा को ही कहते हैं। तो कला की घाटी चंबा को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। वही चंबा जो 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में आता है हिमाचल प्रदेश में। अब आगे बढ़ा जाए, आगे मंडी शैली के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग मंडी शैली की बात करेंगे मित्रों। मंडी शैली की अगर बात होती है तो मंडी शैली के चित्र किस शताब्दी के मिलते हैं? तो 17वीं शताब्दी में आपको मंडी का चित्र देखने को मिल जाएगा। और 17वीं शताब्दी मिला इसलिए पहाड़ी का हिस्सा हुआ। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट के मंडी के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया था? तो राजा सिद्धसेन को उन्होंने हिमालयन आर्ट में दर्शाया है। किसने दर्शाया? जेसी फ्रेंच ने दर्शाया। आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है मंडी शैली में रामायण का चित्रण किसने किया है? तो रामायण का चित्रण मंडी शैली में किसने किया है? कपूर गिरी के द्वारा किया गया। कपूर गिरी के द्वारा रामायण का चित्रण किया गया है। किस वाले में? मंडी शैली में। वही मंडी जो 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आती है। आगे बात किया जाए, कहा जाता है कपूर गिरी द्वारा चित्रित रामायण की प्रति किस संग्रहालय में है? तो मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, वहाँ पर रखा हुआ है कपूर गिरी वाला रामायण का चित्रण।
आगे कहा जाता है, आगे पूछा गया जलवा और टरेना की काली मंदिरों में किसने भित्तीय चित्र बनवाया है? तो जलवा और टरेना की काली मंदिरों में जालिम सेन के द्वारा भित्तीय रचना मेंटेन कराई गई। जालिम सेन ने भित्तीय रचना करवाई है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे आएगा मित्रों, और आगे क्या कहा जाएगा? आगे कहा जाएगा आपसे कि मंडी शैली में पाश्चात्य कला के प्रभाव से कितनी आयामी प्रभाव आरंभ हुआ? तो त्रयामी प्रभाव देखने को मिलता है। मंडी शैली में किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो लोक कला और पाश्चात्य कला दोनों हावी होते दिखाई दे रहे हैं। तो मंडी शैली में लोक कला भी है और पाश्चात्य कला भी देखने को मिल जाता है, इसलिए मंडी से क्वेश्चंस बनता है। एक दृश्य आपको दर्शाता है, राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए, मंडी शैली का दृश्य है, देख लेना। राजा इधर बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये राजा हैं लेटे अवस्था में, ये बच्चा है, प्यार कर रहे हैं। ये सब दास दासियां हैं अगल बगल दरबार में, समझ लो। तो ऐसा दृश्य आपका मंडी शैली का बढ़िया दृश्य माना जाता है। याद रखिएगा, मंडी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कब आया? तो मंडी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत 1846 में आया। सजनू कहाँ का मूल निवासी था? तो सजनू मूल रूप से कांगड़ा का निवासी रहा है, वही कांगड़ा जिसे अभी आपने पढ़ा, और कांगड़ा से खूब ज़्यादा प्रश्न भी बंडलों में आपने उठाया है, ढकेला है। जहाँ संसार चंद्र गद्दी बैठते हैं 1775 में, वो है कांगड़ा। राजा केशव सेन के चित्र किस कला पर प्रभावित होते हैं? तो राजा केशव सेन के चित्र पर जो है कौन सी कला हावी हो जाती है? लोक कला हावी हो जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा माना जाता है? तो मंडी शैली का सबसे पुराना वाला चित्र जो माना जाता है, राजा केशव सेन का रूप चित्र ही है। राजा केशव सेन का रूप चित्र ही माना जाता है। मित्रों, थोड़ा सा एक शार्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो समझ में सब आ जाएगा, नहीं तो यही डाटा आप 2-3 बार सुन लीजिएगा तब भी याद हो जाएगा। सजनू ने हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र ईश्वरी सेन को दिए थे? तो हमीरहट के 21 चित्र ईश्वरी सेन को सजनू ने दे दिए थे। मंडी शैली पूर्ण रूप से विकसित कब हुई? मित्रों 1750 में विकसित हुई है। और जो आपका डाटा आ रहा है उसमें कहा जा रहा है भारी मुखमंडल और छोटा कद की शैली की मुख्य पहचान है। बड़ा सा मुखमंडल हो और कद जो है छोटा हो यानी नाटा हो तो मंडी शैली की पहचान है। ऐसा चित्र देखो तो समझ लो मंडी का ही है। आगे बढ़ा जाए तो मंडी में अंग्रेजी शासन के समय बना पहला चित्र कौन सा था? तो राजा बलबीर सेन कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसा दृश्य मंडी वाला बताया जाता है। राजा बलबीर सेन के समय कौन चित्रकार प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बकस का नाम उस टाइम बहुत बढ़िया चलता था। मोहम्मद बकस बहुत बढ़िया चित्रकार थे राजा बलबीर सेन के समय। आगे कहा जाता है मंडी के शीश महल पर भित्तीय चित्र किसने बनाया? मित्रों तो मंडी के शीश महल पर भित्तीय चित्र जो बनाया गया वो सजनू के द्वारा ही बनाया गया। सजनू यहाँ पर बहुत अच्छा नाम रहा है और सजनू के साथ खूब ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। सजनू के साथ खूब ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। आगे बात करें, सजनू ने कुल्लू के किस महल पर त्रिपुरी सुंदरी का भित्तीय चित्र बनाया? तो सजनू ने शीश महल पर त्रिपुरी सुंदरी या फिर त्रिपुरा सुंदरी का चित्र बनाया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित किया? तो सजनू ने ही हमीरहट चित्रावली को भी बनाया है। आगे बात करें, आगे कहा जाता है सजनू किस चित्रण में सिद्धस्त था? मित्रों तो भित्तीय चित्र के लिए सजनू का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। और मंडी शैली के 2 प्रमुख चित्रकार, तो एक तो आपको कर्पूरगिरी है, दूसरा मोहम्मदी और तीसरा दौलत। तो मंडी शैली के बढ़िया बढ़िया चित्रकारों में कर्पूरगिरी का या फिर कपूरगिरी का नाम आएगा, मोहम्मदी का नाम आएगा और दौलत का नाम आता है। तो इस टाइप से आपने मंडी के बारे में देखा। वही मंडी जो आपका कांगड़ा वाला के आसपास आ जाता है। तो इस टाइप से आपने मंडी के बारे में देखा। ये कपूरगिरी वही व्यक्ति है मित्रों, आप जानते हैं कपूरगिरी ने ही रामायण पे आधारित चित्र बनाया था। रामायण पे आधारित मंडी में चित्र बनाया था। तो ये समझ में आ गया। अब मंडी के बाद किसे देखेंगे? कुल्लू को देखेंगे। कुल्लू के बाद फिर आपकी कश्मीरी, फिर पोछ, फिर जम्बू, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। कुल्लू शैली की बात कर लेते हैं। कुल्लू शैली, सर्वप्रथम कुल्लू की कला का उल्लेख किसने किया? तो जेसी फ्रेंच के द्वारा सबसे पहले कुल्लू कला का उल्लेख किया गया है। जेसी फ्रेंच ने कुल्लू कला की जो चित्रण है मित्रों उसमें उल्लेख किया है, तो पुस्तकों में उल्लेख किया। और वो पुस्तक कौन सी है? तो हिमालयन आर्ट पुस्तक है। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक में कुल्लू कला के बारे में जेसी फ्रेंच ने बताया। किसने बनाया? जेसी फ्रेंच ने बताया। आगे बढ़ें, कुल्लू शैली का जन्म कब माना जाता है? तो मित्रों 17वीं सदी में कुल्लू भी अस्तित्व में आती है। 17वीं सदी। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय हुआ था? तो जगत सिंह के समय कुल्लू अस्तित्व में आई है। तो जगत सिंह का नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। कुल्लू शैली का एक दृश्य कृष्ण और गोपियाँ देख लो, भगवान लीलाधर हैं और गोपी
कृष्ण कहाँ हैं? बीच में ये भगवान श्री कृष्ण हैं, दोनों साइड गोपियाँ हैं, मोर ओर का दृश्य है, ये कुल्लू शैली का दृश्य माना जाता है। आगे बढ़े मित्रों, आगे कहा जाता है मित्रों कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रीतम सिंह का नाम याद रखिएगा। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया है? तो राजा सिद्धसेन का चित्र इन्होंने प्रकाशित किया। कुल्लू का प्राचीन नाम था तो कुल्टा या फिर कुल्ट होता है। कुल्लू का पुराना नाम याद रखिएगा कुलाटा या फिर कुल्ट, कई जगह कुल्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये कुल्लू का पुराना नाम होता है। कुल्लू का आरंभ कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में हुआ। और कुल्लू के चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो मित्रों कुल्लू के चित्रों को जब आप बांटेंगे तो दरबारी चित्र आएगा, लोक चित्र आएगा और भित्तीय चित्र आएगा। तो इस टाइप से आप 3 टाइप में इसे बांट सकते हैं, दरबारी चित्र, लोक चित्र और भित्तीय चित्र। इस टाइप से तीनों चित्र आपके बनते हैं मित्रों। आगे बढ़ें, आगे कहा जाएगा कुल्ली की विशेषता क्या है? मित्रों कुल्लू की विशेषता क्या है? तो संविधान इसकी विशेषता बताई जाती है। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का काम जेसी फ्रेंच का ही रहा है। अब ये तो जानते ही हैं प्रकाश में कौन लाए, तो कुल्लू शैली को खोजने का काम जेसी फ्रेंच का रहा। राधा कृष्ण कुंज में है, ये कुल्लू शैली की विशेषता है। देख लो, राधा कृष्ण कुंज में है, ऐसा दृश्य कुल्लू शैली का है। इधर भगवान श्री कृष्ण है, इधर आपकी राधिका जी हैं, ये कृष्ण ये राधा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जाता है मित्रों क्या कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो भगवान कुल्लू का बढ़िया चित्रकार रहा है। कुल्लू शैली का बढ़िया चित्रकार भगवान रहे हैं। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र तो राधा कृष्ण कुंज में है, भी जस्ट आपने चित्र ही देखा था, ये आरंभ काल का चित्र है। कुल्लू में प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया था, तो जगत सिंह के द्वारा रघुनाथ जी का मंदिर कुल्लू में बनवाया गया था। और आगे बढ़ेंगे तो पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियों को किस शैली में चित्रित किया गया? तो पतंग और कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा दृश्य कुल्लू शैली में ही बनाया गया, कुल्लू शैली में ही चित्रित किया गया। आगे बात करेंगे मित्रों तो कुल्लू शैली को अस्थायित्व किसके समय मिला? अस्थायित्व प्रीतम सिंह के समय मिला है। तो कुल्लू को अस्थायित्व प्रीतम सिंह के टाइम पे मिला, याद रखिएगा। कुल्लू शैली के चित्रों का प्राण परंपरा रही है, प्राण परंपरा लोक कला को आधारित रही है, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है मित्रों तो गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है? गजलक्ष्मी वाला चित्र भी आपके मंडी शैली का बताया जाता है। तो मंडी शैली तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, मंडी तो आगे पढ़ेंगे। मंडी शैली आपको हम आगे पढ़ाएंगे। कि मंडी पढ़ा आपने? मंडी नहीं पढ़ा है ना आपने, अभी कुल्लू पढ़ा है, अभी आपने मंडी पढ़ा नहीं पढ़ा। राजा सिद्धसेन वाला पढ़ा है आपने, जेसी फ्रेंच की पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी पढ़ा है, अभी जस्ट तो शायद पढ़ा है आपने। हाँ पढ़ा है। अरे जहाँ पे लोक कला और पाश्चात्य के चित्र दिखाई देते हैं, पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडी का है गजलक्ष्मी वाला चित्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कश्मीरी शैली की बात होती है। कश्मीर शैली की बात होती है तो धरती का स्वर्ग माना जाता है, तो वो कश्मीर को ही कहा जाता है। लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो हंसराज के बारे में लामा तारानाथ ने बताया। लामा तारानाथ आपके तिब्बती धर्मगुरु होते हैं, याद रखिएगा। एक दृश्य हम आपको दर्शाते हैं कश्मीरी शैली का है, महाराजा गुलाब सिंह हैं, देख लो बढ़िया से, महाराज हैं, महाराज गुलाब सिंह का दृश्य है, कंपनी शैली का नहीं है, ये कश्मीरी शैली का है मित्रों, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कहा जाता है रसिक प्रिया पर बने चित्र या बने कितने चित्र कश्मीर शैली से प्राप्त हुए? तो रसिक प्रिया पे 44 चित्र बने हैं, वो आपके कश्मीर शैली में ही मिलते हैं। आगे बात करें, आगे क्या कहा जाता है मित्रों? कहा जाता है कि शीलभद्र चरित्र नामक जैन पोथी का चित्रण किस शैली में हुआ? तो जो शीलभद्र चरित्र है मित्रों, इसका चित्रण कश्मीरी शैली में ही हुआ है या कश्मीर शैली में ही माना जाता है। शीलभद्र चरित्र चित्रण किसने किया था मित्रों? तो शालीवाहन के द्वारा किया गया है। शालीवाहन ने शीलभद्र चरित्र पोथी को चित्रित करने का काम किया। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है हंसराज किस विधा में पारंगत था? हंसराज किस विधाओं में परंपरागत था? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में हंसराज फेमस रहा है, तो हंसराज चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रहा। आगे कहा जाए तो अकबर के समय पूर्ण जो हमजानामा है उस पर किस शैली का प्रभाव रहा है? तो अकबर के समय कश्मीरी शैली हावी रही है। अकबर के समय पूर्ण हमजानामा पर किस शैली का प्रभाव रहा? तो कश्मीरी शैली थोड़ी सी हावी रही है हमजानामा पर। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कश्मीर शैली पर आधारित कुछ चित्र किस संग्रहालय में हैं? तो कश्मीर शैली पर आधारित कुछ चित्र बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में रखे हुए हैं। बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में आपको देखने को मिल जाएंगे कश्मीर शैली के कुछ चित्र। कश्मीर में बने एस्फोर्ड चित्रों का समय है, तो ये 16वीं 17वीं सदी है, 16वीं 17वीं सदी है कश्मीर के एस्फोर्ड चित्रों का समय काल।
कश्मीर शैली का समय माना जाता है। तो कश्मीर शैली का जो समय माना जाता है वो 15वीं से 18वीं सदी के बीच का माना जाता है। 15वीं से 18वीं सदी के बीच का माना जाता है कश्मीर का समय। आगे बढ़ेंगे मित्रों, पुच्छ शैली की बात होगी। पुच्छ का पड़ोसी राज्य कौन था? तो पुच्छ का पड़ोसी राज्य आपका कश्मीर रहा है और सर्वप्रथम पुच्छ को महत्व प्रदान किया तो मोती सिंह के द्वारा इसको महत्व दिया गया था। आगे बात करते हैं, आगे कहा जाएगा मित्रों, पुच्छ के 4 चित्र किस संग्रहालय में हैं? तो पुच्छ के 4 चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर में रखे दिखाई दे जाते हैं। पुच्छ का पड़ोसी राज्य वही कश्मीर है, याद रखिएगा मित्रों। आगे बात करते हैं, कहा जाता है पुच्छ के एक चित्र में मुसलमान चित्रकार का लेख जमील मुशब्बर किस भाषा में लिखा गया है? जमील मुशब्बर का नाम फारसी भाषा में लिखा गया और जो पुच्छ का एक बढ़िया मुसलमान चित्रकार है। तो जमील मुशब्बर कहाँ का चित्रकार है? पुच्छ शैली का चित्रकार है। पुच्छ शैली कहाँ की है? कश्मीर के बगल वाली है, याद रखिएगा। मोती सिंह ने जिसे क्या किया है? मोती सिंह ने जिसे ज़्यादा महत्व दिया है। आगे, लंबी टोपी किस शैली की विशेषता है मित्रों? तो लंबी टोपी दर्शाने का काम पुच्छ शैली में ही हुआ है। पुच्छ में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ? तो मिश्रित रंग यहाँ ज़्यादा दर्शाने का काम किया है। मिक्स्ड मीडियम में रंग यहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो पुच्छ शैली की विशेषता में मिश्रित रंग लगाइएगा। और आगे बढ़ें तो जम्बू शैली की बात होगी। जम्बू शैली की अगर बात होती है मित्रों तो आप देखिएगा, जम्बू की स्थापना किस काल में हुई? तो मध्यकाल में होती है। जम्बू का एक दृश्य हम आपको दर्शाते हैं, राधा कृष्ण को तांबुल देते हुए। तांबुल मतलब पान दे रहे हैं। देखो, राधा कृष्ण को पान दे रही हैं। ये राधा रानी है, हाथों में पान लिए हैं। इधर लीलाधर भगवान श्री कृष्ण है, पान दे रही हैं। ऐसा दृश्य जम्बू शैली का है। आगे बात करते हैं मित्रों W.G. आर्चर साहब के बारे में। तो कहा जा रहा है W.G. आर्चर अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स में जम्बू शैली के कितने चित्र प्रकाशित किए? तो टोटल 4 चित्रों को इन्होंने दर्शाया है। इसमें जम्बू शैली के 4 चित्र W.G. आर्चर की पुस्तक में है, याद रखिएगा। किसमें है? द पेंटिंग्स ऑफ या इंडियन पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिल्स। आगे कहा जाता है जम्बू शैली पर जो है किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो जम्बू शैली जो हावी रही मित्रों वो कांगड़ा शैली से रही है। तो कांगड़ा शैली इस पर खूब ज़्यादा काम कर पाई है। कांगड़ा शैली थोड़ी हावी रही है इस पर। आगे, टाकरी लिपि का लेख किस शैली में मिलता है? तो टाकरी लिपि का जो लेख मिलता है मित्रों वो भी जम्बू शैली में मिलता है। कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थोड़ा लगाइएगा, प्रैक्टिस पेपर में आपको देखने को मिला होगा। आगे कहा जाता है मित्रों कि जम्बू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जम्बू शैली में भी नैनसुख आया है, क्योंकि आप जानते हैं नैनसुख वहीं का चित्रकार है जहाँ से आप कांगड़ा आती है, जहाँ से आपकी गुलेर आती है। तो गुलेर आगे चल करके कांगड़ा में विलय होती है, इसलिए नैनसुख आपका कांगड़ा का भी हो जाता है और उसके बाद आगे चल करके जम्मू में आता है, तो जम्मू का भी नैनसुख चित्रकार होता है। नैनसुख जम्मू के किस राजा के दरबार में चित्रण करता था? तो बलवंत देव के दरबार में चित्रण किया है नैनसुख ने। और W.G. आर्चर द्वारा जम्बू शैली को प्रकाशित द्वितीय चित्र कौन सा है? तो राजा हाथ जोड़कर प्रार्थना में लीन। राजा हाथ जोड़े हुए हैं, प्रार्थना में लीन है, ऐसा जो है चित्र जम्मू कश्मीर शैली का है, जम्बू शैली का है और W.G. आर्चर की पुस्तक में देखने को आपको मिल जाता है। वही W.G. आर्चर जिनकी पुस्तक इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स है उसमें है। आगे, जम्बू शैली के अंतर्गत सोनी माहीवाल का चित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो नैनसुख ने ही सोनी माहीवाल का चित्र जम्बू शैली में बनाया है। दी आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रेसिल ग्रे हैं। दी आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसकी है? ब्रेसिल ग्रे की है। आगे बात करेंगे मित्रों W.G. आर्चर ने अपनी पुस्तक में इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स जम्बू शैली के कितने चित्र प्रकाशित किए? तो 16 चित्रों को दर्शाने का काम जम्बू शैली का रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा 4 चित्र, फिर 16 चित्र कह रहा, यही सब तो दिक्कत आती है। जम्बू शैली में 16 चित्रों के बारे में बात की गई है, 4 चित्र अभी स्टार्टिंग में कहा गया था, आपने देखा होगा। W.G. आर्चर की पुस्तक इसमें कितने चित्र? तो 4 लगाया गया था। तो ये सब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। 16 चित्र हैं, याद रखिएगा, 16 चित्र, ठीक है, 16 चित्र। अब जम्बू के बाद कौन सी शैली देखेंगे मित्रों? जम्बू के बाद अब आप देख लो जो कांगड़ा शैली से प्रभावित रही, उसके बाद गढ़वाल शैली देख लो। गढ़वाल शैली बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं पढ़ाया है, तो देख लीजिएगा सभी लोग। गढ़वाल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में है। गढ़वाल में किस वंश का शासन रहा है? तो आप जानते हैं गढ़वाल में परमार वंश शासन करता था। गढ़वाल शैली का एक दृश्य देखते हैं, राधा और कृष्ण। ये गढ़वाली शैली का है, देख लो, राधा और कृष्ण। इधर राधा रानी है,
और इधर आपके भगवान लीलाधर श्री कृष्ण हैं। तो राधा और कृष्ण का दृश्य है, इधर गोपियाँ भी हैं, दो गोपियाँ भी दर्शाई गई हैं। तो ये दृश्य आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं परमार वंश का शासक कौन रहा या परमार वंश का संस्थापक कौन रहा, तो कनकपाल जी रहे हैं। और सुलेमान सिकोह के 17 आदमियों के दल में किस चित्रकार गढ़वाल आए थे? तो मित्रों, जो सुलेमान सिकोह हैं उनके 17 आदमियों के दल में जो 2 कलाकार गढ़वाल आए उसमें नाम होता है श्यामदास का और दूसरा नाम हरदास का। तो श्यामदास और हरदास जो है सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल आए थे। श्यामदास और हरदास कहाँ जाकर बस गए? तो श्रीनगर जाके बस गए थे। गढ़वाल शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गढ़वाल शैली का जो जन्मदाता है श्यामदास और हरदास को ही माना जाता है। श्यामदास और हरदास गढ़वाल शैली के जन्मदाता होते हैं। गढ़वाल में सर्वप्रथम चित्रकारी का काम आरंभ किया गया था, तो हीरानंद के द्वारा सबसे पहले चित्रकारिता स्टार्ट की गई थी गढ़वाल में। हीरानंद का पड़पौत्र था मित्रों, हीरानंद का पड़पौत्र मौलाराम होता है। मौलाराम आगे चल करके नेता होता भी बनता है, बहुत अच्छा कवि रहा, अच्छा चित्रकार रहा। आगे गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त नेता चित्रकार, मित्रों देख लो आ गया नाम। तो हीरानंद का पोता है मौलाराम। मौलाराम ख्याति प्राप्त नेता भी है, चित्रकार भी। गढ़वाल शैली की खोज किसने की? तो मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1908 में मुकुंदी लाल ने गढ़वाल शैली को खोजा है, याद रखिएगा, जो पहाड़ी शैली का एक हिस्सा है। मौलाराम का जन्म कब हुआ? 1743 में हुआ। मौलाराम के पुत्रों का नाम बताओ? तो ज्वालाराम और शिवराम रहे हैं। ज्वालाराम शिवराम किसके पुत्र हैं? मौलाराम के पुत्र होते हैं। मौलाराम ने गढ़वाल के किस राजा के यहाँ सबसे पहले कार्य किया? तो जय कीर्ति शाह। जय कीर्ति शाह के यहाँ मौलाराम ने सबसे पहले काम किया है, सबसे पहले चित्रकारिता की है। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? चैतू शाह है। पहला तो आपका क्या हो गया? मौलाराम, दूसरा आपका चैतू शाह। यादव महिला का हरण चित्र बनाया गया। यादव महिला का हरण जो चित्र बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? यह चित्र चैतू शाह के द्वारा बनाया गया, चैतू शाह ने दर्शाया। जय कीर्ति शाह ने मौलाराम को कितने गांव की जागीर दी? जय कीर्ति शाह ने मौलाराम को 60 गांव की जागीर दे दी थी। सोच लो, 60 गांव की जागीर। आज के डेट में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता। जय कीर्ति शाह ने मौलाराम को कितने रुपए दैनिक वेतन दिया? 5 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी 150 रुपये महीने के हिसाब से वेतन भी मौलाराम को मिलता था। मौलाराम ने गढ़वाल में कितने नायिकाओं का चित्रण किया? तो मित्रों, मौलाराम ने गढ़वाल में 3 नायिकाएं, एक तो मोरप्रिया, दूसरा चकोरप्रिया, तीसरा मयंकमुखी। तो मयंकमुखी, मोरप्रिया और चकोरप्रिया को मौलाराम ने गढ़वाल शैली में बढ़िया से उकेरा। आगे गढ़वाल शैली में गोवर्धन धारण चित्र बनाया गया। मौलाराम के द्वारा ही गोवर्धन धारण का चित्र बनाया गया, जो गढ़वाल शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। मौलाराम ने किस चित्र में कृष्ण के गीले या मौलाराम ने किस चित्र में कृष्ण के गले की माला पैर तक बनाया है? यानी भगवान श्री कृष्ण माला पहने हुए हैं, वो खूब लंबा है और पैर तक आया है। तो ऐसा इन्होंने गोवर्धन धारण वाले में बनाया है, गोवर्धन धारण वाला चित्र। आगे सती का तप और महादेव की सभा वाला चित्र चैतू शाह के द्वारा बनाया जाता है। चैतू शाह भी गढ़वाल शैली का बढ़िया कलाकार होता है, आप जानते हैं। जो यादव की महिला का हरण दर्शाते हैं वही सती का तप और महादेव की सभा को भी बनाते हैं, याद रखिएगा। आगे मौलाराम के साथी कलाकार तो चैतू और मानकुर हैं। मौलाराम द्वारा बनाया गया चित्र कौन सा है? मित्रों, मौलाराम ने जो चित्र बनाया उसमें मोर प्रिया आता है, गोवर्धन धारण आता है, आँख मिचौली आता है, राधा कृष्ण आता है, चकोर प्रिया आता है, गोपी आता है, मस्तानी आता है। ये सब के सब चित्र मौलाराम के द्वारा बनाया गया है। वही मौलाराम जो जय कीर्ति शाह के यहाँ रहता था, 60 गाँव दान में पाया, उसके साथ 5 रुपये दैनिक वेतन पाया। आगे बढ़ें, गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार और साहित्यकार इतिहासकार कौन रहा? तो साहित्यकार, इतिहासकार, चित्रकार सबका सब मौलाराम रहे, मौलाराम रहे। गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा है? तो गढ़ राजवंश का इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा गया मित्रों, उसमें भी मौलाराम का ही नाम रहा, मौलाराम ने ही लिखा है। गढ़वाल का कौन चित्रकार चित्र पर नाम, तिथि और विषय जरूर लिखता था? तो नाम, तिथि और विषय लिखना जरूरी भी होता है आज के डेट में भी, आपको पता चले कि आप कब कौन सा क्लास देखे थे, कब कौन सी पढ़ाई किए थे, कौन सा रिवीजन किए थे। तो गढ़वाल का चित्रकार है मौलाराम। मौलाराम ने अपने चित्रों में नाम भी लिखा, तिथि भी लिखी और विषय भी लिख दिया कि इस विषय का ये चित्र है। ये बहुत अच्छी बात है। स्त्रियों के मस्तक पे चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? स्त्रियों के मस्तक पे चंदन लगा हुआ है, गढ़वाल शैली की विशेषता बताई जाती है। ऐसा दृश्य वहाँ पे बनाया गया। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है विष्णु के नरसिंह। विष्णु के नरसिंह और मत्स्य अवतार का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो भगवान विष्णु के नरसिंह वाला अवतार और मत्स्य वाला अवतार गढ़वाल शैली में ही बताया जाता है, गढ़वाल शैली में चित्रित किया गया। आगे आकाश में बिजली की चमक को गढ़वाल में किस रंग से दर्शाया गया? तो स्वर्ण रंग में, यानी गोल्डन कलर में दर्शाया गया है। आकाश में बिजली चमक रही है, ऐसा दर्शाना स्वर्ण कलर में हुआ है।
1910-11 में आयोजित इलाहाबाद प्रदर्शनी में आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने मोलाराम के कितने चित्र खरीदे? तो 6 चित्रों को खरीदा था। किशनचंद किस शैली का चित्रकार था? तो बिलासपुर शैली का चित्रकार था। बिलासपुर कलम का आरंभ किसके समय हुआ? तो बिलासपुर कलम का जो आरंभ है मित्रों वो दीपचंद के समय हुआ है, दीपचंद के समय हुआ है, याद रखिएगा। रागनी सोरथी किस शैली का चित्र है? रागनी सोरथी बिलासपुर शैली का चित्र है। और राम दरबार नामक चित्र किसने बनाया? तो अमरचंद के द्वारा राम दरबार वाला चित्र बनाया गया है। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो इस टाइप ने आपसे गढ़वाली शैली के बारे में कंप्लीट किया, इसके साथ थोड़ा सा बिलासपुर कलम के बारे में भी देखा। अब बात कर लेते हैं सिख शैली की। अगर सिख शैली की बात करें मित्रों तो सिख शैली का मुख्य संरक्षक राजा कौन था? रणजीत सिंह थे। सिख शैली की स्थापना किसने की? रणजीत सिंह ने की। सिख शैली में किसके चित्र बनाए गए मित्रों? तो गुरु नानक, 10 गुरुओं का और गुरु गोविंद सिंह का चित्र आपको देखने को सिख शैली में मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आनंदपुर किस चित्रकला का केंद्र माना जाता है? तो आनंदपुर जो है वो लघु चित्रकला का केंद्र बताया जाता है। आनंदपुर को स्थापित किया गया था तेग बहादुर के द्वारा। और कपूर सिंह किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो कपूर सिंह जो है वो व्यक्ति चित्रण बनाने में थोड़ा सा फेमस नाम रहा है। कपूर सिंह व्यक्ति चित्रण बढ़िया बनाते थे। किशन सिंह किस चित्रण में निपुण रहे हैं मित्रों? जब किशन सिंह की बात आती है तो किशन सिंह चित्रण में निपुण थे। वो पशु पक्षी चित्रकार के लिए जाने जाते रहे हैं और उसके साथ वनस्पतियों को बहुत बढ़िया से बनाते थे। तो वनस्पति और पशु पक्षी चित्रकार किशन सिंह रहे हैं। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन था? तो आनंदपुर था, कपूरथला था, ऊना और पटियाला भी इनका बढ़िया केंद्र बताया जाता है। तो आनंदपुर, कपूरथला, ऊना, पटियाला किसके केंद्र हैं मित्रों? तो ये सिख शैली के अच्छे केंद्र बताए जाते हैं, लेकिन लाहौर और अमृतसर के बाद। आगे बात करें, आगे क्या आता है? आगे कहा जाता है कि सिख शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मित्रों जब सिख शैली के आप चित्रकार ढूंढेंगे तो सिख शैली का बढ़िया चित्रकार आता है केहर सिंह, कपूर सिंह, किशन सिंह, बिशन सिंह। तो बिशन सिंह, किशन सिंह, कपूर सिंह और केहर सिंह कहाँ के चित्रकार हैं मित्रों? सिख शैली के चित्रकार हैं। वही सिख शैली जिसको रणजीत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, बढ़िया संरक्षण दिया गया था और जहाँ पे गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह का चित्र ज़्यादा बना है, उसके बारे में बात की गई। तो ये सब उन्हीं काल के चितेरे हैं, सिख शैली के चितेरे हैं। आगे, जन्म सखी पर आधारित चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ? जन्म सखी पर आधारित चित्रों का निर्माण सिख शैली में ही देखने को मिलता है। आगे कहा जाए तो आगे कहा गया मित्रों कि गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार चित्र किस शैली का है? तो सिख शैली का ही चित्र गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार वाला भी बताया जाता है। सिख शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है मित्रों? तो मुख्य विषय व्यक्ति चित्रण रहा है। याद रखिएगा, व्यक्ति चित्रण मुख्य विषय रहा। सिख शैली में किन शैली का अनुकरण हुआ है? तो जम्बू गुलेर और नागौन शैली का अनुकरण यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। तो मित्रों इस टाइप से आज आपने पहाड़ी शैली का संपूर्ण सुपरफास्ट रिवीजन देखा। कैसी लगी थोड़ा सा कमेंट माध्यम से बताइएगा। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो बताने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गढ़ शैली का आपने बढ़िया सा जो मोलाराम है उसको देखा। ऐसे आपने आगे बढ़े तो आगे आपका कश्मीरी आया, धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है कश्मीर। और कश्मीर पर भी रसिक प्रिया के 44 चित्र मिलते हैं। और कश्मीर के साथ पुछ शैली, जम्बू शैली, पहाड़ी शैली में गुलेर शैली, बसोहली शैली सभी को देखा लगभग आपने। उम्मीद है पूरा पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कुछ फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिलेगा तो आप निश्चित रूप से इस बार 148 फतेह करके आप हमारे सपने को भी साकार करेंगे और आप अपने सपने को भी साकार करके उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने में, उत्तर प्रदेश को शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे ले चलने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। डाटा शेयर कर देना जिससे इष्ट मित्र भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।